पे हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में 14 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, 14 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें कि हमारी नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है फटीग प्रॉपर्टी। जो फटीग प्रॉपर्टी होती है, इसका बेसिक मतलब जो होता है साइक्लिक लोडिंग से होता है। सबसे मेन जो होता है साइक्लिक लोडिंग। इस साइक्लिक लोडिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी मटेरियल पे हम फोर्स लगाते हैं या लोड लगाते हैं, वो जीरो से मैक्सिमम जाता है और फिर वो जीरो आ जाता है। तो इस तरह की जो लोडिंग रहती है, यहाँ पे जाकर के ये लोड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इस तरह की लोडिंग को कहते हैं साइक्लिक लोडिंग। ये सारी इस तरह की लोडिंग आपको कहते हैं कहाँ देखने मिलता है, जैसे कि आपके बी रिंग्स हो गए, ठीक है। बेरिंग्स में ऐसा होता है कि जब हमारा मटेरियल, जो बेरिंग होती है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं या उसमें पावर ट्रांसमिशन करते हैं, तब फोर्स क्या होता है, बेरिंग हो गया, गियर्स हो गए, तो ऐसी जगहों पे हमारा फोर्स क्या होता है, पहले किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे पहले जीरो होता है और फिर उसके बाद मैक्सिमम जाता है और फिर उसके बाद वो जीरो हो जाता है। तो इसी को कहते हैं साइक्लिक लोडिंग, मतलब साइकिल के फॉर्म में चलना, इस तरह से जीरो मैक्सिमम फिर जीरो मैक्सिमम, इस तरह से जो भी लोडिंग होती है इसको कहा जाता है साइक्लिक लोडिंग। तो फटीग वीकनेस, फर्स्ट पॉइंट देखिए, फटीग इज द वीकनिंग ऑफ द मटेरियल कॉज्ड बाय साइक्लिक लोडिंग दैट रिजल्ट इन अ प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज स्ट्रक्चरल डैमेज एंड द ग्रोथ ऑफ द क्रैक। इसका मतलब यह है साइक्लिक जब भी लोड लगेगा किसी मटेरियल में, तो उस मटेरियल में क्या होगा, एक पॉइंट पे पहले क्रैक आएगा और फिर क्या करेगा, वो उस क्रैक को धीरे धीरे करके बढ़ा करके फेल कर देगा। जिस तरह से रेलवे ट्रैक्स में होता है, जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं उनमें इसी तरह का फेलियर हो सकता है, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक होते हैं उसमें क्या होता है, जब जब उसके ऊपर से रेलवे ट्रैक का व्हील पास होता है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, उस पॉइंट पे फटीग लोड पहले जीरो होता है और फिर उसके बाद लोड क्या होने लगता है, मैक्सिमम होता है, फिर जीरो हो जाता है। तो ये जो ड्यूरेशन है बहुत कम समय, ये जो आपका इतना यहाँ से जीरो से मैक्सिमम जाता है और फिर जीरो आता है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है बहुत कम होता है, सेकंड से भी कम होता है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर ट्रेन का, रेलवे ट्रैक का या ट्रेन का जो टायर है, जो व्हील होता है लोहे वाला व्हील, वो अगर किसी ट्रैक के ऊपर चल रहा है तो कितने सेकंड के लिए उस ट्रैक के ऊपर आता है। लेकिन होता क्या है, जब आता है तब उसके पहले जीरो होता है और फिर जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है, मान लीजिए इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अभी जीरो है, जैसे ही जो टायर इसके ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा और फिर जैसे ही टायर इसके आगे निकल जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो यही है साइक्लिक लोडिंग। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और ये क्रैक्स जो है कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं फर्दर साइक्लिक लोडिंग की वजह से। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस साइक्लिक लोडिंग के फटीग को पहचानना पड़ता है और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये जो फेलियर है, इस प्रकार का फेलियर क्या हम बियर नहीं कर सकते, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, मटेरियल को वहां से या ऑब्जेक्ट को वहां से हटा देना है, क्योंकि वो एक समय के बाद जाकर के परमानेंट फेलियर हो जाएगा। कैसा होगा, परमानेंट फेलियर हो जाएगा और वो टाइम नहीं देगा आपको कि आप उसको रिप्लेस कर सको। तो एकदम से हम क्या करते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको चेक करते रहते हैं और बीच में उसके बाद एक समय जब आता है, हमें समझ में आता है कि इतनी साइकिल के बाद ये फेल हो गया, तो उस मटेरियल को हटा करके वहां से रिप्लेस करके दूसरा मटेरियल या ऑब्जेक्ट वहां फिट कर देते हैं, पार्ट लगा देते हैं। Once a fatigue crack has initiated, it will grow and a small amount with each loading cycle. Typically, the producing strains इन सम पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्रैक्चर सरफेस। इसका मतलब ये है कि जो क्रैक बनेंगे वो धीरे धीरे करके पहले छोटे रहेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्रैक का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पे जाकर के वो बिल्कुल स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, द क्रैक विल कंटिन्यू टू ग्रो until it reaches the critical size which occurs when the stress intensity factor of the crack exceeds the fracture toughness of the material, producing a rapid propagation and typically complete failure of the structure। यही मैं आपको बता रहा था, कंप्लीट फेलियर हो जाता है स्ट्रक्चर का। तो हमें ये पहचानना है कि किस पॉइंट के बाद आपको उस मटेरियल को रिमूव करना है, क्योंकि जो साइक्लिक लोडिंग है उसकी वजह से क्रैक तो धीरे धीरे आते जाएंगे, लेकिन एक लिमिट है कि क्रैक का इतना साइज होना चाहिए, उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से, आपने देखा हो कई बार रेलवे ट्रैक का ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं लोग, और ताकि हम ये जज कर सकें कि किस टाइम पे, कितने टाइम के बाद वो मटेरियल फेल होने वाला है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो फटीग फेलियर जो होता है बेसिकली दो तरह से होता है, दो स्टेप्स में होता है। जो इसके प्रोसेस है वो दो स्टेप में होता है। पहला है क्रैक इनिशिएशन और दूसरा क्रैक ग्रोथ। तो क्रैक इनिशिएशन का मतलब होता है जब पहला क्रैक डेवलप हो जाता है, तो उस क्रैक में क्या होता है, पहला क्रैक जनरेट होता है और उसके बाद उस क्रैक का धीरे धीरे करके ग्रोथ होता जाता है। जितनी बार उसमें साइक्लिक लोडिंग लगेगी तो वो क्रैक है धीरे धीरे करके
बढ़ता जाएगा या ग्रोथ होती जाएगी कंटिन्यूअसली उसकी, और फाइनली मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये इस तरह के फेलियर कहलाते हैं, फटीग फेलियर। और इस चीज को ध्यान रखिए कि फटीग फेलियर कहाँ पे होगा, जहां पे भी आपकी साइक्लिक लोडिंग लगेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लिक लोडिंग, इस साइक्लिक लोडिंग की वजह से ही फटीग फेलियर होता है। तो बेरिंग हो गई या शाफ्ट हो गई, ये बहुत सारे ऐसे मशीन कंपोनेंट्स होते हैं जहां पे साइक्लिक लोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये बहुत यूज किया जाता है। अब जाता है क्रीप। क्रीप इज अ प्रॉपर्टी, ये ऐसी प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिसको भी हम क्या करते हैं, स्टैटिक कंडीशन की बात करते हैं। मान लीजिए अगर कोई आपका एक इस तरह कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर हमने क्या कर रखा है, एक कांस्टेंट लोड लगा के रखा है बहुत समय तक के लिए। आपने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया, हैवी ब्लॉक को इस तरह से कोई स्ट्रक्चर के ऊपर रख दिया। अब क्या होगा, एक समय के बाद ये धीरे धीरे करके इस मटेरियल को धीरे धीरे करके, बेस मटेरियल को धीरे धीरे करके क्या करेगा, डैमेज करने लगेगा, क्रैक इसमें जनरेट हो जाएंगे। और ये क्रैक किसकी वजह से जनरेट होंगे, इसके वेट की वजह से क्रैक डेवलप होंगे। हालांकि ये जो क्रीप फेलियर होता है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, ये ईयर्स में रहता है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। तो ये जो होता है बहुत समय में होता है, लेकिन ये जो है ऐसा फेलियर होता है जिसको हम रोक नहीं सकते। ये ऑटोमेटिकली एकदम से डिसरप्टली मटेरियल को ब्रेक करके डैमेज कर देता है। जैसे आप देखिए इस तरह के ब्रिज होते हैं, ब्रिज में देखा होगा आपने, पिलर्स लगे होते हैं इस तरह के नीचे। ये जो पिलर्स होते हैं, इन पिलर्स में भी क्रीप फेलियर होता है। एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, इसमें क्रैक आ जाते हैं और ब्रिज जो है आपका डैमेज होकर गिर जाता है। इसलिए फ्रीक्वेंटली हम क्या करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को जहां पे फटीग आता है या क्रीप फेलियर होने के चांसेस है, वहां पे हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ताकि मटेरियल आगे जाकर के फेल ना हो अनएक्सपेक्टेडली, और जिसकी वजह से कोई ह्यूमन डिजास्टर जनरेट ना हो। जैसे ब्रिज की बात करें या आपका डैम्स की बात करें, तो डैम्स में भी हमको फटीग क्रीप फेलियर हो सकता है, क्योंकि डैम में भी कंटिन्यूअसली हाई लोड लगा होता है, एक कांस्टेंट लोड होता है और हाई इंटेंसिटी का लोड होता है। तो जो क्या करता है, एक समय के बाद परमानेंट फेलियर जनरेट कर देता है। तो जैसे डैम हो गए आपके, डैम, ब्रिज हो गए, ठीक है, जहां पे भी इस तरह के हाउसेस होते हैं, हाउस स्ट्रक्चर होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहाँ पे ऐसी जगहों पे ये क्रीप फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जहां पे कि कांस्टेंट लोड होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो हम ऐसी जगह पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं और देखते रहते हैं कि अगर मटेरियल फेल हो रहा है तो हमको उसको कैसे रिप्लेस करना है, या कैसे आप उसको फेलियर को रोक सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रीप इज द टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट ऑकर्स अंडर द स्ट्रेस। परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये शब्द को ध्यान रखिए, सबसे पहले कह रहा है परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट मतलब किसी तरह से हम उसको रोक नहीं सकते, डिफॉर्म होना ही होना है, ठीक है। अंडर दी स्ट्रेस, जब स्ट्रेस का मतलब है जब फोर्स लगेगा तब स्ट्रेस ऑटोमेटिकली मटेरियल के अंदर आ जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट ओनली एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। जब ज्यादा टेम्परेचर होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कुछ जगहों पे ऐसा होता है जहां पे जैसे आपके फर्नेस होते हैं, जैसे आपके जहां पे फर्नेस होते हैं, फर्नेस मतलब भट्टी, जहां पे भट्टियां होती है, बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, जैसे स्टील प्लांट होते हैं, इस तरह के कोई भी इंडस्ट्री होती है, स्टील प्लांट जहां पे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहां पे क्या होते हैं, फर्नेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। और उस हाई टेम्परेचर पे उसका जो स्ट्रक्चर होता है चारों तरफ का, उसको क्या किया जाता है, मेटल से बनाते हैं। और कई बार क्या किया जाता है, ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो कि क्रीप रेजिस्टेंस होता है। लेकिन एक समय के बाद ऑब्वियसली बात है, बार बार वो हीट होगा, कूल होगा, हीट होगा, कूल होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, जिसकी वजह से उसमें क्रीप फेलियर आता है बहुत समय के बाद। तो एलिवेटेड टेम्परेचर पे, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पे इसको हमें खास तौर पर ध्यान रखना होता है। लेकिन क्रीप फेलियर लो टेम्परेचर पे भी होता है, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है। The material are often placed in service at elevated temperature and exposed to a static mechanical stress. Static का मतलब होता है रुका हुआ लोड। कोई लोड जो है वो कांस्टेंट, मान लीजिए 100 kg है तो वो 100 kg फिक्स्ड हो गया, ना ही वो कम होगा ना ज्यादा होगा, कांस्टेंट। स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट लोड, ठीक है। जैसे कि टरबाइन रोटर हो गया, ठीक है, टरबाइन रोटर्स इन इंजन, जेट इंजन, स्टीम जनरेटर्स experiences the centrifugal stress at high pressure and steam lines। इसका मतलब यह है कि जहां पे भी स्टीम टरबाइंस होती हैं या जेट इंजन होते हैं, वहां पे क्या होता है, जो ब्लेड्स होती हैं उनकी ब्लेड्स कैसी होती हैं, हाई टेम्परेचर बियर करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिफॉर्मेशन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इज टर्म्ड एज क्रीप। जब इस तरह का डिफॉर्मेशन जो होगा, उस तरह के डिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। डिफाइंड एज द टाइम डिपेंडेंट, ये वही चीज लिखी हुई, टाइम डिपेंडेंट होता है और लाइफ टाइम के लिए ये मटेरियल को फेलियर कर देता है, ठीक है।
तो ये आप थ्योरी में आप इसको देख सकते हो, थ्योरी में आप इसको स्टडी कर लेना। समझ में आ गया क्रीप? अपन चलेंगे नेक्स्ट। अब आ जाता है आपका वियर रेजिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा एक वियर रेजिस्टेंस होता है। अब सबसे पहले आप समझिए कि वियर रेजिस्टेंस होता क्या है और ये कैसे। देखिए किसी भी मटेरियल में जब दो मेटिंग पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले आप समझिए कि मेटिंग पार्ट्स क्या होता है। मेटिंग पार्ट्स का मतलब ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट या दो मशीन कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं, तो इसको कहा जाता है मेटिंग पार्ट्स। ये दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। अब जो कांटेक्ट होता है वो तीन तरह का होता है, ठीक है। एक होता है पॉइंट कांटेक्ट, नंबर वन इज द पॉइंट कांटेक्ट, सेकंड वन इज द लाइन कांटेक्ट, and the third one is surface contact. Contact, first one is line contact, second one is point contact, and third one is surface contact. तो ये होते क्या है, इन कॉन्टेक्ट्स की बात करें तो जहां पे भी मटेरियल, मान लीजिए जैसे आपकी एक बॉल है किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, इस तरह के सरफेस पर रखी है, तो जो बॉल है उसको क्या करेगी, एक सेंटर पॉइंट पे एक पॉइंट से कांटेक्ट बनाएगी। तो इस तरह का जो कांटेक्ट होता है वो कहलाता है पॉइंट कांटेक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी बॉल को आप किसी सरफेस के ऊपर रख दो तो वो क्या करेगा, आपको एक पॉइंट कांटेक्ट बनाएगा। दूसरा कांटेक्ट कौन सा बनता है, लाइन कांटेक्ट। लाइन कांटेक्ट का मतलब मान लीजिए आपने एक सिलेंडर को सरफेस के ऊपर रख दिया, इस तरह का सिलेंडर है उसको आपने सरफेस पर रख दिया, तब क्या होगा, उस जगह के एक लाइन से वो कांटेक्ट जनरेट करेगा इस तरह से, इसको कहा जाता है लाइन कांटेक्ट। और तीसरा होता है सरफेस कांटेक्ट। मान लीजिए इस तरह कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो ये क्या करेगा, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट बनाएगा। तो इस तरह के तीन कांटेक्ट होते हैं। अब इन तीन कांटेक्ट से बेसिकली होता क्या है, इन तीनों कांटेक्ट की वजह से मटेरियल में क्या आता है, वियर जनरेट होता है। सबसे पहले समझिए वियर क्या होता है। वियर का मतलब होता है मटेरियल का रिमूवल, मटेरियल रिमूवल। वियर का मतलब होता है मटेरियल रिमूवल। अब इन तीनों कांटेक्ट की वजह से मटेरियल रिमूव होगा। अब मटेरियल रिमूव क्यों होता है, मटेरियल रिमूव होने का बेसिक जो रीजन होता है वो ये होता है कि अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन उसमें नहीं होगा। लुब्रिकेशन का मतलब होता है जैसे कि हम क्या करते हैं, ऑयल लगाते हैं, ठीक है, दूसरा ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन जनरेट करते हैं, लुब्रिकेशन रखते हैं। अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो दो मटेरियल के बीच में वियर जनरेट होगा। अब ये जो वियर होता है ये भी बेसिकली दो टाइप के वियर होता है, एक होता है एडहेसिव वियर और दूसरा होता है एब्रेसिव वियर। एब्रेसिव वियर। अब सबसे समझिए कि एडहेसिव और एब्रेसिव क्या होता है। एडहेसिव शब्द का मतलब होता है पेस्ट हो जाना, यानी कि चिपक जाना ये आपस में। अगर दो मटेरियल आपस में वो मूव करते वक्त चिपक जाएंगे तब क्या कहलाएगा, वो एडहेसिव वियर कराएगा। जैसे ये जो सरफेस है, ये देख रहे हैं, एक ब्लॉक ये है और एक इसके ऊपर मान लीजिए दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है अगर आपस में मूव करेंगे तब क्या होगा, यहाँ से सरफेस हीट होने के बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे, पेस्ट हो जाएंगे, ये आपस में चिपक जाएंगे। तो इनको कहा जाता है, इस तरह का जो भी वियर होता है इसकी वजह से क्या होगा, जब आपस में मटेरियल चिपक जाएगा और हम क्या करेंगे, इसमें फोर्स लगाएंगे, तब क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे मटेरियल का रिमूवल होगा। ये जो मटेरियल है धीरे धीरे करके रिमूव होने लगेगा या घिसने लगेगा। तो इस तरह का जो वियर है वो कहलाता है एडहेसिव वियर। दूसरा होता है एब्रेसिव वियर। एब्रेसिव वियर में भी ये चीज होगी, मान लीजिए अगर इसके बीच में हमने लुब्रिकेशन किया है और उस लुब्रिकेशन में किसी तरह से डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, या ऐसे कोई पार्टिकल्स आ जाते हैं जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, तो अनवांटेड पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, जो दो सरफेस है ये सरफेस भी घिसेगा और इसके ऊपर का सरफेस, ये वाला सरफेस, दोनों क्या होंगे, घिसने लगेंगे और जिसकी वजह से मटेरियल में रिमूवल होगा, यानी धीरे धीरे करके टुकड़े टुकड़े उस सरफेस में से सरफेस का मटेरियल रिमूवल होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बेसिकली कि क्या चीज होती है, वियर समझ में आ गया। वियर जो है मटेरियल रिमूवल होता है और वियर किस वजह से जनरेट होता है, कांटेक्ट की वजह से। दो सरफेसेस में अगर या दो ऑब्जेक्ट में या दो मशीन पार्ट्स में कांटेक्ट होगा, कैसा कांटेक्ट हो सकता है, पॉइंट कांटेक्ट भी हो सकता है, लाइन कांटेक्ट भी हो सकता है और सरफेस कांटेक्ट भी हो सकता है। तो इन कांटेक्ट्स की वजह से
क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है। और हम अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन या प्रॉपर इसके बीच में ग्रीसिंग नहीं करते हैं तो मटेरियल वियर करता है। और वियर दो तरह से हो जाते हैं, पहला नंबर का एडहेसिव वियर और दूसरा एब्रेसिव वियर। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, वियर रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट वियर एंड एब्रेशन। अगर हमें वियर और एब्रेशन को रोकना है या रोकने की किसी में क्षमता होती है तो उसको कहा जाता है वियर रेजिस्टेंस। वियर इज द अनइंटेंशनल रिमूवल। अनइंटेंशनल का मतलब होता है जो हम नहीं चाहते हैं। अनइंटेंशनल का मतलब होता है कि जिस चीज को हम नहीं चाहते, किसी मटेरियल, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे मान लीजिए गियर है, एक गियर ये है और दूसरा गियर ये है, ठीक है, इनके बीच में टीथ होते हैं, ठीक है, इस तरह से ये जो टीथ हैं इनके बीच में पावर ट्रांसमिट होता है। लेकिन ये जो पावर ट्रांसमिशन है, ये पावर ट्रांसमिशन अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो पावर ट्रांसमिशन जो है इस तरह से मान लीजिए एक इस तरह से गियर एक यहाँ रोटेट हो रहा है, एक यहाँ रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें आपस में यहाँ पे वियर होना चालू हो जाएगा। तो अनइंटेंशनल वियर मतलब सरफेस जो है वो कट करके धीरे धीरे करके रिमूवल होने लगेगा। तो सॉलिड मटेरियल जो है उस ऑब्जेक्ट का सॉलिड मटेरियल क्या होने लगेगा, सॉलिड मटेरियल सरफेस से निकलने लगेगा। ठीक है, अब पहले देखिए इसमें दो तरह के वियर होते हैं। नंबर वन है एडहेसिव वियर, दूसरा एडहेसिव वियर। मैंने आपको दोनों समझा दिया, एडहेसिव और एब्रेसिव वियर। एडहेसिव यानी चिपक जाना या आपस में चिपक जाना, दोनों सरफेस के बीच में एक हीट की वजह से सरफेस आपस में होल्ड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसको कहा जाता है एडहेसिव वियर। एडहेसिव वियर रिफर्स टू एज गैलिंग, स्कफिंग एंड or soaring is characterized by the intensive interaction between two bearing surface resulting from the mutual adhesion of the material of the metals at the junction। तो ऐसे ही होगा, अगर हमारा इसमें तो एडहेसिव नहीं होगा, इसमें जो होगा आपका एब्रेसिव वियर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी मटेरियल आपस में घिस नहीं रहा है। जहां पे भी दो मटेरियल एक के ऊपर एक रब करते हैं तो वहां पे कैसा होता है, एडहेसिव वियर होता है। जैसे आपका मशीन्स होती हैं, जैसे मान लीजिए एक सरफेस ये है, ठीक है, एक सरफेस ये है, ठीक है, दूसरा सरफेस ये है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को इस तरह से आगे और पीछे मूव कराते हैं बेस ऑब्जेक्ट पे, तब क्या होगा, इस मटेरियल में कौन सा वियर होगा, एडहेसिव वियर जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन गियर में एडहेसिव बहुत कम होता है, ज्यादा से ज्यादा एब्रेसिव वियर उसमें होता है। तो इसका मतलब यही है, गैलिंग, स्कफिंग और स्कोरिंग का मतलब यही है कि आपस में मटेरियल क्या हो जाता है, चिपक करके एक अनइवन टाइप का सरफेस बना देता है, जिसकी वजह से आगे चल करके पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो सीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए इनके बीच में हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, एक पॉइंट के बाद ये दोनों आपस में वेल्डेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे। वेल्ड होने के बाद क्या हो जाएगा, मटेरियल पूरा सीज हो जाएगा। सीज होने का मतलब होता है मशीन आपकी कंप्लीटली बंद हो जाएगी। सीजर का मतलब होता है मशीन कंप्लीटली काम करना बंद कर देगी। नंबर टू, एब्रेसिव वियर। एब्रेसिव वियर इज अ टाइप ऑफ वियर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड इन इंडस्ट्रियल मशीनरीज। जहां पे भी मशीन, बहुत सारी मशीन होती है जहां पे हमको देखने को मिलता है एब्रेसिव वियर। एडहेसिव वियर जो होता है वो कम देखने को मिलता है, लेकिन एब्रेसिव वियर ज्यादा होता है, देखने को ज्यादा एनकाउंटर्ड होता है इंडस्ट्रियल मशीन्स में। इट इज द रिमूवल बाय plowing or gouging out from the surface of material by another body much harder than the abraded surface। का मतलब ये होता है कि ऑब्वियस सी बात है, जब दो मटेरियल आपस में एक के ऊपर एक रब कर रहे हैं, ये स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड करते वक्त क्या होता है, स्लाइड करते वक्त हो सकता है कि एक मटेरियल सॉफ्ट हो और दूसरा मटेरियल हार्ड हो। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है, एक मटेरियल लो हार्डनेस का होता है, एक मटेरियल हाई हार्डनेस का होता है। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, जो सॉफ्ट मटेरियल है, ये सॉफ्ट मटेरियल है, इसमें से मटेरियल ज्यादा रिमूव होगा एज कंपेयर टू हार्डर मटेरियल। तो इस वजह से आपका हार्ड मटेरियल जो है सॉफ्ट मटेरियल में एब्रेसिव वियर जनरेट करेगा। द सरफेस डैमेज इज इन एब्रेसिव वियर इज मच लेस सीवियर देन द एडहेसिव वियर। अब इसकी बात ये कह रहा है कि जो सरफेस का रिमूवल है या सरफेस वियर है वो एब्रेसिव वियर में कम होता है एज कंपेयर टू एडहेसिव वियर। क्योंकि एडहेसिव वियर में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपस में पूरी तरह से खराब हो जाता है। जिस जगह से इसको मूव करा रहे हैं यहाँ पे ये क्या होगा, कंप्लीटली वेल्ड होकर के इस चिकने सरफेस को क्या कर देगा, खुरदुरा बना देगा या अनइवन सरफेस बना देगा। तो ये कंप्लीटली डैमेज ही हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो एब्रेसिव वियर होता है वो
इज लेस, यहाँ लिखा हुआ एब्रेसिव वियर इज लेस सीवियर, सीवियर मतलब खतरनाक या इज मच सीवियर देन द एडहेसिव वियर। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो एब्रेसिव वियर होता है ये ज्यादा रिमूवल नहीं करता और एडहेसिव वियर जो है मटेरियल का ज्यादा रिमूवल कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए ये लिखा हुआ है एब्रेसिव वियर रेजिस्टेंस में एब्रेसिव वियर मे बी ड्यू टू आइदर द प्रेजेंस ऑफ हार्ड पार्टिकल्स। ये जो हार्ड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हार्ड पार्टिकल्स मतलब मान लीजिए डस्ट में कोई आपने आपकी कोई मशीन से जहां पे हम क्या कर रहे हैं टर्निंग कर रहे हैं या आप मटेरियल रिमूव कर रहे हो, तो हो सकता है कि मेटल की चिप्स होती हैं, मेटल की चिप्स छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उस चिप्स को अगर वो सरफेस के बीच में कहीं कहीं अगर रह जाएंगे, दो सरफेस के बीच में अगर चिप्स रह जाएंगी तो वो क्या करेंगी, ये इस तरह से क्या करेंगी मटेरियल को, ये ऊपर वाले सरफेस को भी घिसने लगेंगी और नीचे वाले सरफेस को भी वियर करने लगेंगे। तो ये कह रहा है हार्ड पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकता है या कोई भी ऐसे हार्ड पार्टिकल्स जो कि वहां पे अनइंटेंशनली चले गए, नहीं होना चाहिए उन दोनों मटेरियल के बीच में, तो वहां पे वो क्या करेगा एब्रेसिव वियर को जनरेशन देगा या एब्रेसिव वियर को क्रिएट करेगा। अदर इंसिडेंशियल इंप्योरिटीज बिटवीन द टू स्लाइडिंग सरफेस और टू द रबिंग ऑफ अ हार्ड सरफेस अगेंस्ट द सॉफ्ट वन, यही होगा हार्ड मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल के मटेरियल को रिमूव कर देगा। द एक्सटेंट ऑफ द वियर डिपेंड अपॉन द साइज, पहला देखिए साइज हो गया, दूसरा शेप हो गया एंड हार्डनेस। तो ये तीन जो बेसिक चीजें हैं इसकी वजह से कितना ज्यादा वियर होगा ये बताएगा। अगर मान लीजिए पार्टिकल का साइज जो है, जो डस्ट पार्टिकल्स है या जो भी इंप्योरिटीज के बीच में दो सरफेस के बीच में चली गई वो स्मॉल है तो वियर क्या होगा कम होगा। अगर शेप इसका साइज लार्ज है तो ये क्या करेगा जल्दी जल्दी मटेरियल को रिमूव करेगा। शेप पे भी डिपेंड करता है, मान लीजिए अगर सर्कुलर टाइप का आपके इंप्योरिटीज हैं तो वो क्या करेंगी इतनी जल्दी रिमूव नहीं करेंगे मटेरियल को, लेकिन अगर इस तरह से शार्प एजेस आपके इंप्योरिटीज के अंदर चली गई या दो सरफेस के बीच में आ गए तो ये क्या करेगा इस मटेरियल को जल्दी से जल्दी ऊपर वाले और नीचे वाले को रिमूव करने की कोशिश करेगा। अब हार्डनेस पे डिपेंड करता है, तीसरी चीज है हार्डनेस। अगर इन मटेरियल का हार्डनेस कम है, अगर हार्डनेस कम होगा तो क्या होगा ये चलते चलते आपस में अपने आप ही ये क्या हो जाएंगे टूट करके बाहर निकल जाएंगे सरफेस से। लेकिन अगर ये हार्डनेस इनकी ज्यादा है तो ये क्या करेगा इस सरफेस को बहुत ज्यादा डैमेज करने की क्षमता रखता है और डैमेज आगे जाकर के कंप्लीट फेलियर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका सेकंड लास्ट था वियर रेजिस्टेंस। वियर दो तरह की होती है, एडहेसिव और एब्रेसिव। समझ में आ गया, लाइन कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट और सरफेस कांटेक्ट होगा। इन कांटेक्ट को हमको क्या करना पड़ता है, इन कांटेक्ट की वजह से मटेरियल में रिमूवल होता है। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट आपका फैक्टर अफेक्टिंग दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले समझिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी संभावना है जिनकी वजह से हमारा मटेरियल में या फैक्टर्स को इफेक्ट करेगा। जितनी भी हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी उन प्रॉपर्टीज में हमने देखा जैसे आपका था स्ट्रेंथ थी, ठीक है, स्ट्रेंथ में टेंसाइल था, कंप्रेसिव था, शियर था, ठीक है, फिर उसके बाद टफनेस है, हार्डनेस हो गई, ठीक है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और आपका बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज जैसे इंपैक्ट रेजिस्टेंस हो गया, इम्पैक्ट लोडिंग। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने देखी अभी तक, इन सारी प्रॉपर्टीज को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, किस फैक्टर से इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क आ सकता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो फैक्टर है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला फैक्टर जो है एलॉइंग एलिमेंट। एलॉइंग एलिमेंट का मतलब होता है अगर हम किसी, जैसे हम इसकी बात करते हैं आयरन की बात करें, जो आयरन होता है अगर आप उस आयरन के पीस, किसी आयरन के पीस को उठा के देखेंगे और किसी स्टील के पीस को उठा के देखेंगे, दोनों में आपको एक चीज समझ में आएगा कि आप आयरन में किसी एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से जल्दी से उसमें लाइन बना सकते हो, लेकिन स्टील में आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि स्टील जो होता है वो ज्यादा हार्ड होता है एज कंपेयर टू आयरन। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, ऐसे एलॉइंग एलिमेंट मिलाते हैं जो कि क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर देते हैं, जैसे कि आपकी हार्डनेस हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, इनको बढ़ा देते हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ऐसे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज और बढ़ जाती है। तो हमें अगर मान लीजिए डिपेंड करता है कि अगर हमें इसकी प्रॉपर सरफेस हार्डनेस को बढ़ाना है या स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, एलॉइंग एलिमेंट को उसमें और ऐड कर देंगे स्टील बनाते वक्त। फॉर एग्जांपल ऑफ स्टील में, स्टील के एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा है आपका फाइन ग्रेन साइज। फाइन ग्रेन साइज का मतलब होता है कि जैसे अगर आपके जो भी मटेरियल बना हुआ है अगर उसमें छोटे छोटे ग्रेन साइज है, मतलब कि छोटे छोटे ग्रेन जो बनाते हैं वो छोटे छोटे ग्रेन से मिलकर के बना है, तब क्या होगा,
छोटे छोटे ग्रेन से मिलकर बना है, तो क्या होगा, मटेरियल जो बनेगा वो बहुत हार्ड बनेगा और टफ बनेगा। और एज कंपेयर टू, अगर मान लीजिए मटेरियल जो बना हुआ है वो बड़े बड़े पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, ग्रेन साइज बड़े बड़े हैं, तब क्या होगा, उनके बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, और मटेरियल जो रहेगा वो कैसा बन जाएगा, थोड़ा सा वीक टाइप का बनेगा। और यहाँ पे मटेरियल कैसा बनेगा, हार्ड बनेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका किस पे, प्रॉपर्टीज किस पे भी डिपेंड करती हैं आपके, फाइन ग्रेन साइज पे, मटेरियल का जो ग्रेन साइज है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं तो उसमें मजबूती ज्यादा होगी, और अगर पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, साइज बड़े हैं, तो उसमें मजबूती उतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट। वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका अपोजिट, ये जो पहले स्टेटमेंट लिखा है एंड के पहले, इसका जस्ट अपोजिट। इसका मतलब यही है कि अगर पार्टिकल्स बड़े होंगे तो मटेरियल वीक बन जाएगा। थर्ड जो है क्रिस्टल इम्परफेक्शंस सच एज डिसलोकेशन रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। डिसलोकेशन का मतलब होता है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में इस तरह से मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं अरेंज होते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ जगहों पे आपके जो पार्टिकल्स हैं इक्वली अरेंज ना होकर के डिसलोकेट हो जाते हैं अपनी जगह से। ये इस तरह से देखिए, ये अनइवन टाइप से शेप बना हुआ हो सकता है, ये यहाँ से डिसलोकेट होकर के यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, या यहाँ मूव हो गया। ये जो डिसलोकेशन है, इस डिसलोकेशन की वजह से भी आपकी जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एज कंपेयर टू ए वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जहां पे मटेरियल के जो एलिमेंट्स होते हैं या जो क्रिस्टल होता है वो इक्वली स्पेस पे जमे होते हैं। अगर क्या होगा, डिसलोकेट हो जाएंगे, यहाँ से एक पॉइंट से कहीं खिसक कर यहाँ चले गए या यहाँ मूव कर गए, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ उस मटेरियल की कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम लोड लगाएंगे तो वो मटेरियल जल्दी से जल्दी ब्रेक हो सकता है या डिफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, द एक्सेसिव कोल्ड वर्किंग प्रोड्यूसेस स्ट्रेन हार्डनिंग। अब ये कोल्ड वर्किंग क्या होती है, कोल्ड वर्किंग का मतलब होता है हम किसी मटेरियल को बिना हीट दिए या बिना गर्म किए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसको कहा जाता है कोल्ड वर्किंग। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह का छोटा सा एल्यूमिनियम का वायर का पीस है, और इसके ऊपर आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, हैमरिंग करते हो, हैमर करने के बाद उसको क्या करते हो, इस तरह की शीट में कन्वर्ट कर देते हो। तो इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है कोल्ड वर्किंग। इस कोल्ड वर्किंग के दौरान क्या होगा, इस मटेरियल के जितने भी पार्टिकल्स हैं ये आपस में क्या होंगे, खींचेंगे और इस तरह से अरेंज हो जाएंगे एक सरफेस के फॉर्म में। तो इसी को कहा जाता है कोल्ड वर्किंग। तो जब भी हम किसी मटेरियल में कोल्ड वर्किंग करते हैं, बार बार कोल्ड वर्किंग करेंगे, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब किसी मटेरियल को एक्सेसिव फोर्स लगाने से उसमें अंदर से एक हार्डनेस ज्यादा डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इसी को कहा जाता है स्ट्रेन हार्डनेस। और इसकी वजह से मटेरियल में क्रैक, मटेरियल जो है फर्दर क्रैक हो सकता है। तो हम जब भी किसी चीज को बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक स्टेट में उसको बनाएं, लेकिन जैसे अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो आप उसको, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, वहां पे आप कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिसमें हम बिना उसको प्लास्टिक स्टेट में लाए शेप चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो उसमें क्या हो जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है। ठीक है, और मटेरियल फर्दर जाकर के क्रैक हो सकता है। तो लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट लिखा है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट सच एज क्रैक, ब्लो होल्स। तो जब हम किसी चीज को बनाते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या हो सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में पढ़ाया था कि जहां पे हम कास्टिंग करते हैं, अगर प्रॉपर साउंड कास्टिंग नहीं होती तो वहां पे क्रैक्स आ जाते हैं, ब्लो होल्स आ जाते हैं। ब्लो होल्स मतलब आपके बबल्स, कास्टिंग के अंदर बबल्स आ जाएंगे, तो वो इस तरह छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, एयर बबल्स आ जाते हैं, तो इस तरह के ब्लो होल्स जनरेट हो जाते हैं। तो अगर कोई पहले से डिफेक्टेड कास्टिंग है तो उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी। हो सकता है हम स्टील की बात करें या किसी कास्ट आयरन की बात करें जब आप कास्टिंग कर रहे हो, लेकिन अगर हमारा कास्टिंग सही नहीं है तो ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ये क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इतने फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स आपके बताते हैं, ये जो फैक्टर्स हमारे लिखे हैं, ये फैक्टर आपको प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं या फिर ऑल्टर कर देते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस पे। ठीक है, तो ये इतनी हमारी मैकेनिकल बेसिक्स 14 प्रॉपर्टीज थी जो आपने पढ़ ली अभी तक। ठीक है, इसको आप